दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पृथ्वी एक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, यूजीसी नेट भूगोल आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं पृथ्वी एक परिचय भाग 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप इनको आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है, आपको बताना है। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्राइम मेरिडियन टाइम यानी प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा को प्रधान देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधान यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती? अल्जीरिया, फ्रांस, नाइजर या स्पेन से? तो सही उत्तर आपको जान लीजिए कि नाइजर से प्रधान यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है कहाँ से होकर, आपको बताना है। विकल्प हैं आपके अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। ये ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है वहाँ पर इसे मोड़ दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। तो सही उत्तर बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य 168 डिग्री 23 मिनट पश्चिम देशांतर में ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। अगला प्रश्न है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए? समुद्री धारा को, समुद्री हवा को, देशांतर को या अक्षांश को? तो सही उत्तर है देशांतर के सापेक्ष करने पर जो है कोई जो जहाज़ है उसको सबसे कम समय में यात्रा का आधार कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए देशांतर को आधार या देशांतर के सापेक्ष यात्रा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो कौन सा है? तो ये है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। आप जान लीजिए, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है, यानी यहाँ पर लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च और निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर वार्षिक तापांतर जो है वो सबसे कम होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो आप जान लीजिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एक और प्रश्न है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? तो 20-21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय और 22-23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है और इन 2 तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होती हैं। तो ये यहाँ पर विकल्प में 23 सितंबर है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये 21-22 दिसंबर है।
तो यहाँ पर 22 दिसंबर 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो 21 दिसंबर भी है, 22 दिसंबर, इसलिए इसका कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आप कर सकते। 20 या 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अगला है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो ये है यूरेनियम डेटिंग विधि। याद रखिएगा, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, महान हिम युग का संबंध किससे है, आपको बताना है। तो महान हिम युग पृथ्वी के इतिहास का एक ऐसा युग है जब बड़े पैमाने पर हिमाच्छादन हुआ था। भूगर्भिक समय पैमाने के प्लीस्टोस्टीन युग के दौरान ये घटना हुई थी, जिसकी शुरुआत लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीस्टोसीन युग में। अगला प्रश्न है, महाद्वीप कैसे अलग हुए थे, आपको बताना है। तो ये विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक्स प्रक्रिया से। देखिए, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती हैं, और इस तरह ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का कौन सा भूभाग शामिल था। तो ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या ये सभी। तो गोंडवाना लैंड में ये सभी भूभाग शामिल थे। दोस्तों, पैंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया, इसमें उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड यूरोप और एशिया थे, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, जिसे क्या कहा जाता था। तो उत्तर है, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न था। इसका नाम पैंजिया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। परिक्रमण, कक्षा, घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर घूर्णन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है कहाँ पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा के साथ उच्चतम या अधिकतम होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के सहारे उच्चतम होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस प्रकार की है या किस दिशा में है, आपको बताना है। तो पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करती है, इसलिए सूर्य हमें पूरब से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है, जबकि सूर्य स्थिर है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 23 को सूर्य किसके ठीक ऊपर होता है। इसमें उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत ऋतु होती है। तो सही उत्तर है, ये मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। 22 दिसंबर को सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा पर चमकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, वो क्या कहलाती हैं। तो सही उत्तर कंटूर्स, ऑप्शन बी। याद रखिएगा, कंटूर्स या समोच्च रेखाएं समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले निकटवर्ती स्थानों को मिलाती हैं। कंटूर रेखा किसका उदाहरण है, अगला प्रश्न है। तो सही उत्तर है, कंटूर रेखा जो है स्थलाकृति मानचित्र का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे सायं को पहुंचा। नगर का देशांतर कितना होगा।
तो आप देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रकार वह 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 1 घंटे में या 15 डिग्री या 4 मिनट में 1 डिग्री ये घूमती है। तार ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे भेजा गया और एक नगर में 6 बजे पहुंचा। 12 मिनट का समय तार संप्रेषित करने में लगा। कुल 6 घंटे माइनस 12 मिनट या 360 मिनट माइनस 12 मिनट, तो ये 348 मिनट का समय लगा। 60 मिनट में पहुंचता है 15 डिग्री पर, तो 348 मिनट में पहुंचेगा 87 डिग्री पूरब पर जब आप गणना करेंगे। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए कथन है तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। सही है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेटलाइन 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये रेखा ग्रीनविच रेखा यानी इंग्लैंड से 180 डिग्री के अंतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच 180 डिग्री देशांतर का अंतर यानी 180 गुणे 4 या 720 मिनट या 12 घंटे का अंतर। अगला प्रश्न है ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है, कहाँ पर आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति न रहे। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है, इसलिए ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित समूहों में किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो स्थल और जल पर विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। आप जान लीजिए इनका नाम। साओ टॉम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो केन्या, इंडोनेशिया और कोलंबिया को समाहित करने वाला विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। सही नहीं है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन घटित होता है। ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ही कथन असत्य हैं। कैसे? तो पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण धरती पर रात और दिन होते हैं, जबकि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर मौसम परिवर्तन होता है। दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो याद रखिएगा मकर रेखा जिन देशों से होकर गुजरती है उसमें ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। तो ये बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में कौन सी घटना घटित होती है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब की जो है स्थिति उत्पन्न होती है या उच्च वायुदाब विकसित होता है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाए जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संबंध में लौह धातु का कौन सा स्थान है। चौथा, पहला, तीसरा या दूसरा आपको बताना है। तो सही उत्तर है दूसरा। देख सकते हैं कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी में पाई जाने वाली धातुओं में जो है लौह का दूसरा स्थान है। भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्यूमिनियम 8, लोहा 5, कैल्शियम 3, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59 और मैग्नीशियम 2.09 है।
ऑक्सीजन और सिलिकॉन धातु नहीं है, तो लोहा जो है दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता, वह दिन किस नाम से जाना जाता है? चांद का दिन, अर्धचंद्र का दिन, पूर्णिमा का दिन या अमावस्या का दिन? तो सही उत्तर है अमावस्या का दिन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधान माध्याह्न रेखा रेखांश सही है, कर्क रेखा अक्षांश सही है, भूमध्य रेखा अक्षांश सही है। तो ये सभी विकल्प आपके सही हैं। दोस्तों, प्रधान मध्याह्न रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दर्शाया जाता है? तो सही उत्तर क्या है? ये काला रंग, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, स्थलाकृतिक मानचित्रों में रेलवे लाइन और टेलीफोन लाइन को काले रंग में दर्शाया जाता है। लाल रंग में प्रमुख राजमार्ग, सड़क, हवाई अड्डे आदि को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो है ये अधिक जानकारी प्रदान करता है। रेखा चित्र बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और खाका पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका 2, 3, 1 आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियाँ प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो इसको विषय परक मानचित्र कहा जाता है, जिसको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इसको उच्चावच कहा जाता है। आप जान लीजिए कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी नक्शे पर ढाल दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं, आपको बताना है। तो इसको हैच्यूर कहते हैं। याद रखिएगा, हैच्यूर रेखा किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं हैं। यद्यपि ये रेखाएं निश्चित विन्यास को तो नहीं दर्शाती, पर अपितु किसी आकृति विन्यास की सामान्य गणना के लिए प्रयुक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जान लीजिए, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाले क्षेत्र को मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा कितनी होती है, आपको बताना है। तो भूकंप को मापने में जो तीव्रता पैमाने की सीमा है 1 से 12 तक होती है और संशोधित मर्केली तीव्रता पैमाना 1 से 12 तक होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 to 12 यानी 1 से 12 तक। अगला प्रश्न है, 2004 में हिंद महासागर में सुनामी की तीव्रता कितनी थी, आपको बताना है। तो ये 9.1 तीव्रता का था, जो कि अत्यंत खतरनाक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है, आपको बताना है। तो ये है काल्डेरा या कुंड ज्वालामुखी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। काल्डेरा या कुंड ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा बांध बनाने के बजाय स्वयं नीचे धंस जाते हैं और धंसे हुए विसर्पगर्त लावा के गिरने से जो गड्ढे बनते हैं वो ही ज्वालामुखी कुंड कहलाता है। अगला है, ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देती है? ऑप्शन है आपके जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सही उत्तर है जलवाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा जलवाष्प की होती है। ज्वालामुखी उद्गार में निकलने वाली अन्य महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष आनत नहीं होता तो क्या होता?
देखिए ऋतु नहीं बदलते, ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता, दिन और रात नहीं होते, ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता है। इसमें से कौन से सही हैं आपको बताना है। तो यदि पृथ्वी का अक्ष आनत नहीं होता तो ध्रुवों पर लगातार दिन नहीं होता और ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। 2 और 4 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे। तो सही उत्तर 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूरब। देखिए 180 डिग्री देशांतर को कोई पश्चिम से पूरब पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। तिथियों की गणना अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से की जाती है। 0 से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय एक दिन आगे होता है, इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, उसको पश्चिम से पूर्व पार करने पर एक दिन बढ़ता है, यानी विकल्प बी सही है। जबकि पूर्व से पश्चिम पार करने पर एक दिन घट जाता है। अगला है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 43 डिग्री। देखिए यदि जो मकर संक्रांति है 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए मकर रेखा पर जब 90 डिग्री सूर्य उन्नतांश कोण होता है, ठीक इसी समय कर्क रेखा पर 90 - 47 यानी 43 डिग्री का कोण बनेगा। मकर रेखा से कर्क रेखा के मध्य अंतर 47 डिग्री है। अगला प्रश्न है कि यदि ग्रीनविच में 6 बजे सुबह है तो 11 बजे सुबह कहाँ होगा, किस देशांतर पर, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 11 बजेंगे। कैसे? क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। 0 डिग्री देशांतर पर 6 बजे है तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 11 बजे होंगे, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है। अगला है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। तो आप जान लीजिए 15 डिग्री यानी 15 × 4 बराबर 60 मिनट या 1 घंटे का अंतर होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य के कोणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं क्या। तो सही उत्तर है देशांतर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी को उस बिंदु का देशांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है। तो ग्रीनविच ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ऑप्शन बी एक आपका सही उत्तर है। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित किया गया है। ग्रीनविच शहर से भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है क्या। तो विभिन्न स्थानों के समय का निर्धारण केवल देशांतर रेखा से होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अक्षांश और विषुवत रेखा समय के निर्धारण में कोई भूमिका नहीं अदा करती हैं। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती हैं जो एक बिंदु से समान यात्रा काल के होते हैं। आइसोक्रोन रेखाएं हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती हैं जो एक बिंदु से यात्रा काल के समान होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विश्व के भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी एक परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के रिवीजन और तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।